Hello everyone, welcome back to Center for Ambition. My name is Nidhi and Center for Ambition की तरफ से YouTube पर आपके लिए एक फ्री इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें हम घटना चक्र के क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। यहाँ पे हमारा जो अप्रोच होता है वो उस तरीके से रहता है कि हम ये समझें कि सिर्फ ऑप्शन पे ही ध्यान न देके बाकी के अदर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें कि ये अगर ऑप्शन आया है तो इसका रेलेवेंस क्या है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आज मैं जो आपकी क्लास लेने वाली हूँ वो इकोनॉमिक्स की घटना चक्र है जिसको मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स जो है जनरली इसमें से जो क्वेश्चंस रहते हैं ऑन एन एवरेज 15 से 17 क्वेश्चंस रहते हैं। हर साल आपके लिए 15 से 17 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ इसमें डायरेक्टली जो है फैक्ट वाइज रहते हैं, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी रहते हैं और कभी कभी हमारे जो हैं गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा डिवीजन रहता है। अब इसके अलावा घटना चक्र कराने का हमारा जो मोटिव है वो ये है कि घटना चक्र के अंदर बहुत ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स का कंपाइलेशन दिया हुआ है। दैट मीन्स कि हमको मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं और ये जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं इनसे हमें अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और भी बेटर करने का एक मौका मिलता है। तो आज मैं वैसा ही कुछ स्टार्ट कराने वाली हूँ। मैं यहाँ पर्टिकुलर एक टॉपिक से जो जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो लेने वाली हूँ और जो रिपीटेशन है क्वेश्चंस का, बार बार क्वेश्चन रिपीटेशन आपको बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हम 2026 की घटना चक्र को सॉल्व कराने वाले हैं और क्वेश्चंस जो हैं बायलिंगुअल रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आपको कोई भी ये जो पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको आज की क्लास का जो ये पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको क्वेश्चंस दिख रहा है, मैंने पहले ही बताया कि मैं बायलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ करने वाली हूँ, दोनों भाषाओं में, आपको हिंदी और इंग्लिश, ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम ना हो और हिंदी मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे हैं नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी दैट मीन्स कि भारतीय अर्थव्यवस्था का नेचर क्या है। ठीक है, उसका नेचर क्या है उससे हमने ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ओके, अब जैसे मैं क्वेश्चन पहला पढ़ती हूँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ठीक है, अब जनरली हम क्या करते हैं कि पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमी कितने टाइप की होती है। ठीक है, जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी की जब भी हम बात करते हैं हम इसको 3 पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में बांटते हैं। पहली होती है कैपिटलिस्ट, ठीक है, दूसरी होती है सोशलिस्ट और तीसरी होती है मिक्स्ड। ठीक है, 3 टाइप आपको समझ आए? 3 तरीके की हमारी इकोनॉमी का डिवीजन होता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट को हम प्राइवेट या फिर मार्केट ड्रिवन भी कह सकते हैं। ठीक है, मार्केट ड्रिवन भी कह सकते हैं, यानी कि ये मार्केट के फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड रहती है। ओके, सोशलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो यानी कि सोशलिस्ट का मतलब हो गया एक तरीके से कि यहाँ पे गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहेगी। किसकी अथॉरिटी रहेगी? गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहेगी। ठीक है, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। वहीं अगर मैं मिक्स्ड की बात करूं, मिक्स्ड में मेरे हाँ, इसमें पब्लिक और आ जाता है, आप याद रखिएगा। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों जो इकोनॉमी के टाइप्स हैं उनका कॉन्फ्लुएंस होता है, यानी कि उनका मिक्सिंग होती है। ठीक है, जैसे कि कुछ पार्ट्स आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों ही इकोनॉमी के टर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो मेरी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है ना, उसमें प्राइवेट प्लस पब्लिक प्लेयर दोनों ही मौजूद रहते हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये है एक पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो आपको जनरली पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां कृषि और उद्योग को समान महत्व दिया जाता है। ठीक है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्वदेशी के भारी प्रभाव से वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जहां आर्थिक योजना और विकास में केंद्र और राज्य समान भागीदार होते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जो भी मुझे देख रहे हो इसका आंसर पता होगा। ठीक है, बट यहाँ जो मेरा मोटिव है
वो ये नहीं है कि आपको सिर्फ आंसर पता हो, ठीक है। बाकी के 3 ऑप्शन क्यों नहीं है, या बाकी के 3 ऑप्शन का मतलब क्या है, मैं उस चीज पे ज्यादा फोकस कराने वाली हूँ, ठीक है। ओके, अब थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि मिक्स्ड इकोनॉमी दैट मीन्स वेयर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। सेकेंड ऑप्शन इज वेयर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट in the national economy. Third option, where process of the globalization is affected by heavy dose of Swadeshi in national economy. And fourth option is where the center and the state are equal partners in the economic planning and development. Okay, पहले ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और इंडस्ट्री दोनों क्या हैं, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, जब भी इस तरीके से बात कर रहा है, यहाँ पे मैंने जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ाए, वहां पे मैंने आपको 2 चीजें बोले, एक तो सोशलिस्ट होगा या कैपिटलिस्ट होगा या फिर दोनों होंगे, यानी कि पब्लिक या फिर प्राइवेट और पब्लिक दोनों, ठीक है। बट ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो क्या आप इससे ये पता कर पाओगे कि कौन सी इकोनॉमी है? क्या आपको ये समझ में आएगा? ठीक है, क्या आपको इससे ये समझ में आ रहा है कि ये कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहा है? तो जहां पे मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा मेरा इंडस्ट्री सेक्टर दोनों बराबर में काम कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज बैलेंस्ड इकोनॉमी। क्या है, दोनों सेक्टर बैलेंस्ड है भाई, तो क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड इकोनॉमी हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन, पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी, और दोनों एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं, मतलब साथ साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमारा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ साथ काम कर रहे हैं। तो ये तो मैंने अभी पढ़ाया आपको, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब घटना चक्र सॉल्व करते हैं, सेकेंड ऑप्शन मिलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, मेरा मोटिव यहाँ पे सिर्फ आंसर्स बताना नहीं है, क्योंकि वो तो फिर आप घटना चक्र से देख के भी तो सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे, जैसे मैंने पहला बताया, क्या बोलेंगे उसको, बैलेंस्ड इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही मैं तीसरे वाले की तरफ चलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि इनको बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं है। अगर बाकी के ऑप्शंस नहीं है तो बाकी के ऑप्शंस का मतलब क्या है, ओके, उस चीज पे ध्यान देना है आपको। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्वदेशी के साथ साथ वैश्वीकरण, यानी कि हमारा स्वदेशी यानी कि वी आर सेल्फ रिलायंट एंड वी आर फोकसिंग ऑन ग्लोबलाइजेशन। दैट मीन्स आपने इंडियन सोसाइटी में एक शब्द पढ़ा होगा जिसका मतलब होता है ग्लोकलाइजेशन, ठीक है। आई एम श्योर आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, ग्लो प्लस कलाइजेशन, और जब आप इसको तोड़ते हो तो ग्लोबल प्लस लोकलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकल, इन दोनों से मिलकर एक शब्द बनता है जिसको कहते हैं ग्लोकलाइजेशन। ग्लोकलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप मॉडर्न चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हो, आप वैश्वीकरण की तरफ जा रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसके साथ साथ, आप अपने जो स्वदेशी है यानी सेल्फ रिलायंट जो है उसको नहीं छोड़ रहे हो। समझ में आ गया मतलब, तीसरा ऑप्शन का मतलब क्या है, क्यों वो मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, क्यों वो ग्लोकलाइजेशन है, समझ में आया। नेक्स्ट, वेयर द सेंटर एंड द स्टेट आर इक्वल पार्टनर्स, यानी कि आर्थिक योजना में यानी विकास में राज्य और केंद्र दोनों साथ साथ हैं। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक शब्द समझ में आ रहा होगा जिसका मतलब होता है, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको एक चीज पता होगी, इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। जैसे कि जब आप पॉलिटी पढ़ते हो, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी कराएंगे, तब उसमें आपको ये टर्म देखने को मिलेगा जिसका मतलब होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे वो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में इक्वल है, दैट्स वाई वो क्या हो गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया। तो अभी जैसे मैंने एक पहला क्वेश्चन समझाया, तो यहाँ पे आपको सिर्फ सेकंड ऑप्शन पे नहीं जाना है कि मेरा ऑप्शन क्या है, सेकंड करेक्ट है,
और मैं आगे मूव ऑन कर जाऊं। नहीं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन आपसे पूछ ले। मे बी श्योर कि हो सकता है आपको पॉलिटी में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब पूछ ले, ठीक है, बैलेंस्ड इकोनॉमी का मतलब पूछ ले। हालांकि बैलेंस्ड इकोनॉमी का मतलब और भी तरीके से होता है, बट ये जो है यहाँ पे यही इसका मीनिंग जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है बड़े और कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व, आर्थिक विकास में विदेशी सहयोग, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ें तो मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया, इसका मतलब क्या होता है, लार्ज और कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, साथ में काम कर रही हैं, ठीक है। लार्ज और कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, साथ में काम कर रही हैं। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि फॉरेन कोलैबोरेशन हो रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब जैसे ही मैंने पीछे आपको मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब समझाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी मैंने सिंपल आपको बोला था कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों प्लेयर्स आते हैं, यानी कि जो मार्केट की मोनोपोली है वो नहीं है, ठीक है। उस मार्केट के मोनोपोली को यानी कि उसकी एक जैसे होता है ना कि अपना अपना चलाना, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन है, उसको कंट्रोल करने के लिए बैठा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, सेंट्रल अथॉरिटी, बराबर, ठीक है। अब आप इसको कैसे भी पढ़ सकते हो, आप इसको कह सकते हो कि पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है, आप कह सकते हो कि इसमें बेसिकली कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों का कॉन्फ्लुएंस हो सकता है, आप कह सकते हो कि इसमें प्राइवेट प्लेयर आते हैं प्लस उसके साथ साथ सरकार का भी इसमें रोल है, आप इस तरीके से कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। आपको बस पता होना चाहिए मिक्स्ड मतलब दो चीज़ों से मिलके बनी हुई इकोनॉमी, ठीक है, ओके। अब इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि आंसर है क्या, आंसर है इसका सी, ठीक है, दैट मीन्स सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, दोनों एक साथ रह रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला, अब डी वाले को तो खैर हटा ही देते हैं, पहले दो ऑप्शन क्यों नहीं है, पहले दो ऑप्शन का मतलब क्या है, पहले दो ऑप्शन गलत क्यों है, और अगर गलत है तो इनका मतलब क्या है। अभी मैंने बताया कि कोएग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, इसको मैंने कहा कि ये तो बैलेंस्ड इकोनॉमी हो जाएगी, ये तो पीछे वाला क्वेश्चन का पॉइंट रिपीट हो गया। इसीलिए आपको समझ आ रहा होगा कि पीवाईक्यूज क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज के देखो आप, इससे पहले क्वेश्चन क्या, उसी की लाइन से ये एक लाइन रिपीट हो गई, ठीक है। फॉरेन कोलैबोरेशन, मैं आगे जब आपको पढ़ाऊंगी तब आपको मैं एक टर्म पढ़ाऊंगी दैट इज एफडीआई, ठीक है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एफडीआई, यानी कि फॉरेन से जो भी हमें इन्वेस्टमेंट आता है उसे हम एफडीआई कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था आर्थिक विकास में विदेशी सहयोग, यानी कि हमें दूसरे देशों से यानी कि विदेशों से हमारे पास क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसीलिए उसे हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया करो ना, उसके ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, सही है गलत है, इनको ना अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। इनको सबसे पहले अंडरलाइन करो ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, गॉट इट, यानी कि यहाँ पे मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं हिंदी में। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था है, दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इससे पहले जो दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए वहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे से ये एक चीज समझाई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी कैसी है, दैट इज मिश्रित, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मिश्रित है, ठीक है। अब आपको इस पूरे में एक स्टेटमेंट समझ आ गया, वो है सेकंड, जो कि करेक्ट है। अब सेकंड के हिसाब से या तो मेरा ऑप्शन ये होना चाहिए या मेरा ऑप्शन ये होना चाहिए, ये तो कट गए। मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आप एलिमिनेशन टेक्निक या फिर आप
थोड़ा सा नॉलेज के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स को, मतलब जो दे रखे हैं ऑप्शंस, उसको कैसे एलिमिनेट करते हैं। अब मेरे को सिर्फ यहाँ से ए और डी के बीच में बात करनी है, ठीक है। मुझे सिर्फ ए और डी से मतलब है, ये खत्म हो गए मेरे, क्योंकि मेरा ऑप्शन 2 मुझे पता चल गया। J.M. कीन्स इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। J.M. कीन्स अर्थशास्त्र के जनक हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है तो आपको J.M. कीन्स का तो पता है कि J.M. कीन्स तो नहीं है, इसकी जगह किसको हम फादर ऑफ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं? एडम स्मिथ। नाम सुना होगा आई एम श्योर। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमी। कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका मोटिव सिर्फ आंसर पता करना नहीं, बाकी के आंसर गलत क्यों है ये पता करना होना चाहिए, ठीक है। एडम स्मिथ। सो मेरा थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है, तो मेरा सीधे सीधे आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। क्या हो गया? फर्स्ट, यानी कि ए। ओके, ठीक है। तो यहां मुझे पता चला एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ की कुछ थियरीज थी, इन्होंने बेसिकली कुछ थियरीज दी थी, ठीक है, फ्री मार्केट के ऊपर, कैपिटलिज्म के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए फादर ऑफ इकोनॉमी किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ आया। अब यहां से आपका पहला पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट कह रहा था इंडियन इकोनॉमी इज अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड है कैसे? कैसे अंडर डेवलप्ड है? अंडर डेवलप्ड का मतलब क्या होता है? अंडर डेवलप्ड का मतलब होता है कि अंडर डेवलप्ड के वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, धीरे धीरे हम एक एक करके कवर करेंगे। पॉवर्टी है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसके अलावा आपके जो ठीक है, इतना ही रखते हैं, आगे बात करते हैं इसमें। यानी कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है ढंग से, बेरोजगारी है, ठीक है, और पॉवर्टी यानी गरीबी है, ठीक है। आपका जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसका फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। आप कैपिटल जनरेशन अच्छा नहीं कर पा रहे, आपके एक्सपोर्ट उतने बेटर नहीं है, आपका इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये कुछ फीचर्स हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। आप बता ही दोगे इंडियन इकोनॉमी कैसी है। अब आपको समझ में आ गया कि मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब जैसे कि मैंने बताया सोशलिस्ट इकोनॉमी। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बताना ऐड ऑन करना भूल गई कि ये जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो किसकी है? रशिया की, ठीक है, रशिया। और कैपिटलिस्ट यूएसए, ठीक है। कैपिटलिस्ट में एक चीज और होती है, ठीक है, कैपिटलिस्ट में एक चीज और होती है कि यहाँ पे मार्केट जो है ना वो फ्री रहता है। मार्केट इज फ्री, किसी भी तरीके का कोई गवर्नमेंट प्रेशर इनके ऊपर नहीं होता, ठीक है। किसी भी तरीके का गवर्नमेंट प्रेशर यानी सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का कोई रोक टोक नहीं होता। दे आर फ्री टू डू ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल और ट्रेड, इनको अपनी जो है बेसिकली अकाउंटेबिलिटी इन्हीं की रहती है, ठीक है। सरकार यानी गवर्नमेंट्स का कोई रोल नहीं होता। ये होते हैं कैपिटलिस्ट। अब दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट है रशिया। रशिया में क्या है? सोशलिस्ट बेसिकली ये लोग, एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, ठीक है। क्या होगा? एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी और वही सारी चीजें कंट्रोल करेगी, ठीक है। वही आपके ट्रेड को कंट्रोल करेगी, वही जो भी आपकी चीजें हैं ट्रेड से रिलेटेड या इकोनॉमी के जो भी स्फेयर में आता है वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? वो सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी को हम एक तरीके से गवर्नमेंट कह देते हैं, ओके। अब मिक्स्ड इकोनॉमी तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, दोनों के बीच का टर्म है ये। अब एक नई चीज आती है यहाँ पे, गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कभी इफ इन केस सोशलिस्ट पूछ लिया जाता है तो गांधीयन सोशलिस्ट में क्या फ़र्क है? गांधीयन सोशलिस्ट और सोशलिस्ट में क्या फ़र्क है? देखो, गांधी जी का ना अप्रोच बड़ा सिंपल था। गांधी जी ना कुछ चीज़ों पे, जैसे आपने सुना भी होगा हिंदी में जब आप पढ़ते हो कि राम राज्य, ठीक है, राम राज्य पे ध्यान देते थे। मतलब उनका जो मेन एम था ना वो हमेशा कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थे,
ठीक है। उनको ऐसा था कि मार्केट जो होना चाहिए वहाँ राम राज्य होना चाहिए, यानी लोग खुद उसको कंट्रोल करें। ओके, ये उनका मोटिव था। यानी कि गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी की जब भी हम बात करते हैं ये ट्रस्टीशिप पे था, ठीक है। ट्रस्टीशिप होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, यानी कि सेल्फ रिलायंट बोले तो आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और फैक्टर है, उसकी हम बात करते हैं सर्वोदय, यानी कि सबका उदय, ठीक है। गांधी जी के 3 फैक्टर्स आप याद रखिएगा, एक है सर्वोदय, सर्वोदय, एक हो गया ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप, और थर्ड वन इज सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, सेल्फ रिलायंट, ठीक है। हिंदी में बता देती हूँ कि सर्वोदय तो मतलब समझ में आ गया, अपलिफ्टमेंट, जितने भी लोग हैं, जो भी अपार्ट फ्रॉम कास्ट, अपार्ट फ्रॉम सेक्स, अपार्ट फ्रॉम जेंडर, अपार्ट फ्रॉम कलर, हर चीज को छोड़ के आपको क्या करना है, सबको ऊपर लेके जाना है, अपलिफ्टमेंट करना है, ठीक है। एंड ट्रस्टीशिप यानी कि राम राज्य, यानी कि बेसिकली अगर मैं बात करूं ट्रस्टीशिप मतलब कोऑपरेटिज्म, ठीक है। यानी कि एक तरीके से जैसे कुटीर उद्योग हो गए, इनको ज्यादा आपको ध्यान देना है। इसके अलावा सेल्फ रिलायंट, यानी कि हमें क्या होना है, आत्मनिर्भर होना है, ठीक है। ये इनका मोटिव था। ये 3 चीजें आप याद रखिएगा गांधी जी के बारे में। ओके, गांधी जी हो गए तो आपको ऑब्वियस ही बात है, आंसर तो पता ही है, बट बाकी के 3 ऑप्शन भी आपको आने चाहिए, क्योंकि कभी भी इन पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गॉट इट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट, समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, मिश्रित यानी कि मिक्स्ड, नन ऑफ द अबव। अब मुझे इसको एक्सप्लेन करने की आपको आई थिंक आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किस श्रेणी में रखना होगा? यानी कि इट विल बी ट्रू टू क्लासिफाई इंडिया एज, यानी कि व्हाट विल बी द कैटेगरी ऑफ इंडिया, इंडिया की कैटेगरी क्या होगी? जैसे कि खाद्य कमी वाली अर्थव्यवस्था, श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, व्यापार अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था, या फिर पूंजी अधिशेष वाली अर्थव्यवस्था, ठीक है। यानी कि खाद्य कमी मतलब खाने को उतना नहीं है, फूड जो है बेसिकली डेफिसिट है, यानी फूड डेफिसिट, फूड डेफिसिट मतलब हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में जो है फूड मटेरियल नहीं है, यानी कि खाने के लिए नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव, हमारे पास लेबर कैसी है, सरप्लस है, फूड डेफिसिट है, या फिर ट्रेड सरप्लस है, या फिर कैपिटल सरप्लस है। अब देखो 2 तरीके की चीजें होती हैं। हालांकि इकोनॉमी को जब हम बात करते हैं, एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमी, एक होती है डेवलपिंग इकोनॉमी, एक होता है अंडर डेवलप्ड, ठीक है। भारत डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग के बीच का एक ब्रिज है, ठीक है, दोनों के बीच में है, जिसे हम डेवलपिंग कहते हैं, ठीक है। एक तरफ है अंडर डेवलप्ड, एक तरफ है डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड, ओके, सही लिखा है स्पेलिंग। और इनके बीच में कहीं होता है डेवलपिंग, मतलब कि ये ना यहाँ से तो ऊपर चला गया है, बट अभी यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है। डेवलप्ड में आपका यूएसए है, ठीक है, फ्रांस है, ठीक है, ब्रिटेन है, ये सारे कंट्रीज। डेवलपिंग में इंडिया आ जाएगा, और अंडर डेवलप्ड में आपके अफ्रीकन कंट्रीज ले लो, घाना वगैरह, घाना, ये सब गरीब देश, ठीक है, ये इंडिया, ठीक है। अब डेवलपिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास खाने के लिए है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, आपके पास लेबर बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपके पास ट्रेड है बट सरप्लस में नहीं है। देखो अब मैं एक एक करके बात करूं, फूड डेफिसिट, फूड डेफिसिट होता ना तो इंडिया यहां होता, ठीक है, फूड डेफिसिट होता तो इंडिया यहां होता, ठीक है। लेबर सरप्लस, यस, लेबर सरप्लस है, कैसे है अभी बताती हूँ। कैपिटल ट्रेड सरप्लस,
ट्रेड सरप्लस यहाँ आएगा। कैपिटल सरप्लस होता तो कहीं ना कहीं हम डेवलप्ड होते। ठीक है, मैंने आपको बेसिकली ये समझाने की कोशिश की अंडर डेवलप्ड क्या होते हैं, डेवलपिंग क्या होते हैं, और डेवलपिंग क्या होते हैं, और अंडर डेवलप्ड क्या होते हैं, और बेसिकली डेवलप्ड क्या होते हैं। ठीक है, क्यों इंडिया यहाँ है? देखो, हमारे पास लेबर इंटेंसिव बहुत है, हमारे पास बहुत लेबर है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत है। ठीक है, अभी ह्यूमन रिसोर्स के मामले में, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन आपको पता है, इंडिया जो है जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स हमारे पास हम लेबर इंटेंसिव है, हम लेबर सरप्लस में है। दैट्स वाई हम इसीलिए डेवलपिंग है। अगर हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स का सही तरीके से यूटिलाइज किया तो शायद हम डेवलप्ड कंट्री भी बन सकते हैं। ठीक है, ये था एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ है हमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अविकसित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं आमतौर पर ये होती हैं। बेसिकली अविकसित मतलब अंडर डेवलप्ड, मतलब अंडर डेवलप्ड है कोई कंट्री, एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड क्या होता है? लो पर कैपिटा इनकम, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, लो डिपेंडेंसी रेशियो, वर्कफोर्स लार्जली इन द टर्शरी सेक्टर। ठीक है, यानी कि कम प्रति व्यक्ति आय। आपको ये जो आय वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि इनकम वाला कॉन्सेप्ट है, ये हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी इसको मैं। आज ऊपर ऊपर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूंजी निर्माण की कम दर है, कम निर्भरता या अनुपात है, कार्यबल का मुख्य रूप से तृतीय क्षेत्र में होना है। ठीक है, आपको ये पता होगा कि हमारे जो सेक्टर्स हैं, हाँ, जो सेक्टर्स हैं, 3 तरीके के सेक्टर होते हैं। एक तो प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्शरी होता है। ठीक है, अब आप सोच के देखो, सबसे पहले मैं फोर्थ ऑप्शन उठा रही हूँ। आप सोच के देखो कि वर्कफोर्स लार्जली आपका काम कर रहा है टर्शरी सेक्टर में, और टर्शरी सेक्टर क्या होता है? सर्विस सेक्टर। क्या होता है? सर्विस सेक्टर। और ये सर्विसेज क्या होते हैं? लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचिंग, बैंकिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है? ये है हमारा टर्शरी सेक्टर। यानी कि कोई कंट्री इतना ज्यादा डेवलप्ड हो गया, इतना ज्यादा डेवलप्ड हो गया कि वो क्या है, बेसिकली उसके पास जो लेबर है, जो वर्कफोर्स है उसका, वो लार्जली कहाँ पे काम कर रहा है? टर्शरी सेक्टर में काम कर रहा है। सोच के देखो कि टर्शरी सेक्टर में काम करने वाला, यानी कि सबसे हाई लेवल का हम जो डिफाइन करते हैं इसको, सबसे बड़ा सेक्टर है, यहाँ पे काम कर रहा है सबसे ज्यादा, तो क्या वो अंडर डेवलप्ड रहेगा? दैट मीन्स कि उस कंट्री के ट्रेड बहुत अच्छे होंगे, उस कंट्री में पढ़ी लिखी पॉपुलेशन होगी, उस कंट्री में पॉवर्टी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी होगी, इसका मतलब उसके ट्रेड्स हो रहे हैं। तो भाई वो कैसे अंडर डेवलप्ड हो सकता है? दैट मीन्स स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। गॉट इट? अब इसके बेसिस पे पहले स्टेटमेंट्स हटा देते हैं। सी खत्म हो गया, डी खत्म हो गया। ओके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब देखो, हालांकि यहाँ से सेकंड ऑप्शन कॉमन है, दैट मीन्स सेकंड सही है, बट फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल क्या होती है? यानी कि पूंजी क्या होती है? ठीक है, कैपिटल बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हो जब भी आप, ठीक है, जब भी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपके कुछ सेविंग्स हो रहे होंगे, ठीक है, कुछ आपकी कैपिटल जनरेशन हो रही होगी, तो बेसिकली आपने 10 रुपये इन्वेस्ट किए, 10 के बाद आपने जो इन्वेस्ट किया उस पर आपकी कुछ सेविंग्स आपने बचा के रखी, कुछ आपको प्रॉफिट हुआ, तब जाके ओके। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर सोचो कि कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा होगा? कुछ तो ऐसे फैक्टर्स, कुछ तो ऐसे एक्टिविटीज हो रहे होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही होंगी, यानी कि आप सेविंग भी कर रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर रहे होंगे, तभी तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, तभी तो आपकी पूंजी जनरेट हो रही है, मतलब पूंजी निर्माण हो रहा है। तो अगर लो रेट है, लो रेट मतलब कैपिटल नहीं बन पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या हो? अंडर डेवलप्ड हो। क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री के बारे में जब अभी मैंने बताया था पीछे कि अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है फूड डेफिसिट है, इसके अलावा यहाँ पे
जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो कैसा होगा, लो होगा, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन कैसा होगा, लो होगा, यानी कि आपके पास उतना पैसा ही नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर पाओ। इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे तो सेविंग कहाँ से होंगी, सेविंग नहीं होंगी तो कैपिटल फॉर्मेशन में कहाँ से डालोगे, कैपिटल फॉर्म कैसे होगा। तो ये इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, अब फर्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड तो करेक्ट है ही, फर्स्ट की बात कर लेते हैं। लो पर कैपिटा इनकम। देखो इंडिया में किसी पर्सन, जस्ट अज्यूम इंडिया में किसी पर्सन की जो सॉरी इनकम है दैट इज 10,000 पर मंथ, ठीक है। वहीं अफ्रीका में, या मैं ऐसे सोचती हूँ कि घाना में, ठीक है, घाना में किसी पर्सन की जो इनकम है दैट इज ओनली 5,000 पर रुपीज पर मंथ, और यूएसए में यही आपको 50,000 रुपीज पर मंथ देखने को मिलती है। अब आप मुझे बताओ कि लो पर कैपिटा इनकम किसकी है। आप बोलोगे घाना की, ऑब्वियस सी बात है। तो लो पर कैपिटा इनकम समझ में आया कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, इनकम क्या है उसकी, ठीक है। तो जितनी कम इनकम होगी वो उतना ही अंडर डेवलप्ड कंट्री में रहता होगा ना, ठीक है। क्योंकि अगर कंट्री डेवलप नहीं है तो वो अपने जो काम करने वाले लोग हैं, जो उसके पास उसका ह्यूमन रिसोर्स है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। यूटिलाइज नहीं कर पाएगा तो क्या ही उसको पैसे देगा, क्या ही उसको सैलरी देगा, क्या ही उसको वेजेस देगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको दोनों स्टेटमेंट समझ में आए होंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज आर आंसर, यही करेक्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। अब एक इसमें कॉन्सेप्ट रह गया थर्ड वाला, कम निर्भरता अनुपात, यानी कि लो डिपेंडेंसी रेशियो। इसके लिए मैं आपको एक स्लाइड ओपन करके दिखाती हूँ, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, लो पर कैपिटा, सॉरी क्या था टॉपिक भूल गई। लो रेट ऑफ लो डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है, दिख रहा है ये वाला, यस, लो डिपेंडेंसी रेशियो। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, लो डिपेंडेंसी रेशियो से पहले आपको पता होना चाहिए वर्किंग एज क्या होती है, ठीक है, वर्किंग एज। फिर आपको पता होना चाहिए डिपेंडेंस पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन, डिपेंडेंस पॉपुलेशन, ठीक है। हमारे यहाँ पे 15 से लेके 65 की एज के बीच में जितने भी अडल्ट होते हैं, यानी कि जितने भी वयस्क होते हैं, हिंदी में हो जाएगा वयस्क, 15 से 65, 15 से 65 साल के जितने भी वयस्क या जितने भी बेसिकली अडल्ट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ठीक है। यही लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। यही हमारा कार्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं। अब डिपेंडेंसी पॉपुलेशन क्या होती है, अब 15 साल से जो नीचे होंगे, 15 साल से कम के लोग, और 65 ईयर्स प्लस, ये जो लोग होते हैं ये हमारी डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। यानी कि ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है इसके ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं, समझ में आया। तो इनको हम कहते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ओके, तो फिर अब ये डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है। होप्स अभी ये लो वाले शब्द को भूल जाओ, ठीक है, अभी ये लो को भूल जाओ, अभी बात करते हैं हम डिपेंडेंसी रेशियो की ओनली। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब होता है डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपकी ये वाला एज ग्रुप, ठीक है, आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन प्लस आपका डिपेंडेंसी वाला पॉपुलेशन, दोनों क्या है, दोनों को जोड़ना है, अपॉन, यहां पे नीचे हम सिर्फ वर्किंग एज पॉपुलेशन को लेंगे, ठीक है, एंड यहां पे स्पेस नहीं बचा इसीलिए मैं इसको इनटू, या फिर यहां लिख देते हैं इनटू 100, ठीक है। यानी कि
सिंपल भाषा में बात करते हैं, यानी कि 15 से 65 वाले लोगों को जोड़ दो, प्लस जो लोग डिपेंडेंट हैं, जो 15 से कम है और 65 साल से ऊपर है, उनको जोड़ दो। ये आप न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले, मतलब यहाँ फ्रैक्शन में ऊपर रखोगे, ठीक है। नीचे आपको रखना है वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि वर्किंग एज पॉपुलेशन वाले लोग 100 हैं और हमारे डिपेंडेंसी रेशियो वाले लोग 50 हैं, ठीक है। जब आप इनको जोड़ोगे तो 100 + 50 150 अपॉन ये 100 इंटू 100 जब आप करोगे तो आपका ये जो रेशियो आएगा दैट इज 150%, 150%, ठीक है। ओके, अब मेरा कहने का मतलब क्या है, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, ये वाला। ओके, अब मेरे कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में हमें कहा गया था लो डिपेंडेंसी रेशियो, लो डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है। लो डिपेंडेंसी रेशियो है यानी कि आप कोरिलेट करना, लो यानी कम, कम लोग हैं जो डिपेंड है हमारे ऊपर, यानी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है हमारी उसके ऊपर कम से कम लोग डिपेंड है, ठीक है। तो आप सोच के देखो कि जहाँ पे कम लोग, इसको ऐसे समझते हैं कि ओके, हम एक घर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक घर है, उसमें 20 लोग रहते हैं, ठीक है। उन 20 लोगों में से 15 लोग काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक घर है, इसके अंदर 20 लोग रहते हैं, 20 में से 15 जो हैं वो हमारे वर्किंग एज में आते हैं और जो बाकी के 5 हैं वो हमारे डिपेंडेंसी रेशियो में आते हैं, ठीक है। वहीं एक दूसरा घर है, वहां पे भी 20 लोग रहते हैं और वहां पे सिर्फ 5 लोग काम करते हैं और 15 लोग क्या हैं, डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंट है। अब आप मुझे बताओ कि खर्चा किस जगह ज्यादा होगा, ठीक है। ये ए है और ये बी है, बी वाले में जितना भी पैसा आएगा उसका कुछ सेव नहीं हो पाएगा, यानी कि नेशन बिल्डिंग में, क्योंकि हम जब भी इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम नेशन की बात करते हैं, नेशन बिल्डिंग में ये कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। जबकि ये ए वाला, जो ए वाली फैमिली है, वहां सोचो कि 5 लोग ही डिपेंड है, ठीक है। अगर हम 5 लोगों का खर्चा भी निकालेंगे तो भी यहाँ पे ये लोग क्या कर पाएंगे, ये लोग कुछ ना कुछ बिल्ड कर पाएंगे, कुछ ना कुछ नेशन बिल्डिंग में काम कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अब अगर मैं कॉन्सेप्ट पे वापस चलती हूँ कि लो डिपेंडेंसी रेशियो, लो डिपेंडेंसी रेशियो दैट मीन्स कि ये ऑप्शन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। अगर भाई डिपेंडेंसी रेशियो कम हो जाएगा तो वो अंडर डेवलप थोड़े रहेगा, क्या हो जाएगा, वो तो डेवलप्ड हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, सो आपको बहुत ही क्लियर हो गया कि मेरा आंसर ए जो है वो करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इनमें से कौन सा सही ढंग से बताता है कि भारत एक अविकसित अर्थव्यवस्था है? अविकसित मतलब फिर से वही अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। पहला है इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हाई डिपेंडेंसी रेशियो। अब देखो यहाँ अभी मैंने पीछे लो पढ़ाया, लो जो था वो अंडर डेवलप्ड का फीचर नहीं था, बट यहाँ पे तो हाई है ना, तो ये होगा क्या, ये ऑप्शन में होना चाहिए ना, ये सही होना चाहिए, यस या नो? ठीक है, यस, तो ये सही होना चाहिए। दैट मीन्स मेरा ऑप्शन सेकेंड इज राइट, हाई डिपेंडेंसी रेशियो है, ठीक है। स्लोअर रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम है उसका इंक्रीज वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। और चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। अब आपको सेकेंड ऑप्शन तो करेक्ट है। देखो, या तो आपका जो है एक ये ऑप्शन होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, अगर कुछ इसमें रॉन्ग नहीं हुआ तो, या फिर हो सकता है कि ई भी दे रखा है, अगर कोई ऑप्शन सेट नहीं हुआ तो फिर ये भी हो सकता है। दैट मीन्स सेकंड तो मेरा करेक्ट है। अब मैं बात करती हूँ आगे, फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं, चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मेरा ऑप्शन 2 इज राइट, मतलब करेक्ट, यानी उच्च निर्भरता अनुपात सही है। आय का असमान वितरण, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब आप देखते हो इंडिया में जो लेबर है उसका जो मंथली इनकम है दैट विल बी आई थिंक 15,000। वहीं पे एक टॉप कंपनी में काम करने वाला
सॉफ्टवेयर इंजीनियर पकड़ लेते हैं जिसका कम से कम 1 लाख पर मंथ है। आप सोचो एक इंसान 15,000 कमा रहा है, एक इंसान 1 लाख कमा रहा है। क्या गैप है? यस, गैप है, ठीक है? इस तरीके से अगर इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, तो अंडर डेवलप्ड का फीचर होगा कि नहीं होगा? और इंडिया का ये फीचर होगा कि नहीं होगा? यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। स्लोअर रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब आप देखो कि जो नेशनल इनकम है हमारी, किस तरीके से ग्राफ है। अगर मैं उसका ग्राफ खींचूं सारे चीजों को लेके, तो धीरे धीरे बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ा है, ठीक है? ग्रेजुअली बढ़ रहा है, मतलब सॉरी ग्रेजुअली नहीं बढ़ रहा, स्लोअर स्लोअर स्लो स्लो बढ़ रहा है। अभी तो बीच में कोविड आया था, तब ये इवन नेगेटिव भी हो गया था, ठीक है? नेगेटिव भी हो गया था। तो जब इस तरीके से हम बात करते हैं कि यार क्या हो रहा है, नेशनल इनकम क्या हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है, ठीक है? स्लो 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 ग्रोथ हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज द फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यस, यानी कि राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि है वो धीमी दर से हो रही है और ये इंडिया का फीचर है। ओके, सो ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब मुझे ऐसा देखना पड़ेगा कि मेरे 1 2 3 ऑप्शन किसी में आने होने चाहिए, 1 2 3। मुझे बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा, सब गलत सब गलत, ये भी गया। एक ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, नहीं तो फिर ऑप्शन ई पे जाना पड़ेगा। चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ओके, भारत ने इंडिया ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि हमने एक पीएम जनधन योजना चलाई थी, ठीक है? पीएम जनधन योजना, जिसके बाद कोविड-19 के ड्यूरेशन में 500 करके 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा भी सबमिट किया गया था, जमा किया गया था औरतों के लिए स्पेशली। तो आप सोचो कि अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में जो हमारी हैबिट्स हैं, वो अगर अच्छी हो जाएँगी, या फिर कहने का मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इकोनॉमिक इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सॉरी, दैट विल बी फाइनेंशियल इंक्लूजन। या फिर चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ चेंज करने से क्या कुछ इसका रिलेशन होगा अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से, ठीक है? क्या इस चीज से इसका कोई लेना देना होगा? पॉसिबल है इसका लेना देना कुछ? नहीं ना। तो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। तो फिर अगर मैं देखूं तो मेरा ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ई इज माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? यानी कि बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में बदलाव करने से एज सच कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा और वो भारत के अर्थव्यवस्था का भाग नहीं है, ठीक है? बहुत ज्यादा उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ओके, ठीक है, यहां तक समझ आया? अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ये बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील श्रेणी में है, यानी कि डेवलपिंग कैटेगरी में है, ठीक है? मुख्य व्यवसाय कृषि है, प्रचंड बेरोजगारी। अच्छा हाँ, मैं एक चीज बता दूं, इससे पहले हम अंडर डेवलप्ड की बात कर रहे थे। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये आई थिंक 1990 के आसपास के क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस रिसेंट के हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि मैम कहीं एक जगह अंडर डेवलप्ड बता रहे हो, कहीं एक जगह डेवलपिंग बोल रहे हो। राइट नाउ जो सिचुएशन है इंडिया का, दैट इज डेवलपिंग नेशन। ओके, हम डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? अभी हम डेवलपिंग में डालेंगे। पीछे जो क्वेश्चंस आए थे एक दो, उसमें जो अंडर डेवलप्ड बोला जा रहा था वो इसीलिए क्योंकि वो क्वेश्चंस पुराने थे, ठीक है? तो हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स को हम, ये नहीं कि मैं रिसेंट क्वेश्चन उठा के बात कर रही हूँ। घटना चक्र में आप देखोगे कितने पुराने पुराने क्वेश्चन है, हम उस बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ये बताती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है, मतलब यानी कि डेवलपिंग है। मुख्य व्यवसाय कृषि है, प्रचंड बेरोजगारी है, मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता है, प्रति व्यक्ति प्रोटीन का उच्च सेवन है, ठीक है? ऑप्शन से रखें, दैट मीन्स अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ऑक्यूपेशन इज मेनली एग्रीकल्चर, disguised unemployment, poor quality of human capital, high per capita intake of proteins. Okay. अब आप देखो कि अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था कि अब जो मिड डे मील योजना है उसमें बच्चों को एग्स दिए जाएंगे, सॉरी। एग्स देने का मतलब क्या है? प्रोटीन इंटेक पूरा होगा। अभी आप अपने आसपास देखो, ठीक है? हम इकोनॉमिक्स को ना कभी भी बहुत हाई फाई तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, कभी समझ में नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स को पढ़ो सिंपल, अपने सामने वाले एग्जाम्पल्स के हिसाब से। आप अपने आसपास या अपने घर में या अपने पड़ोसी के घर में या जो भी आपको जहां भी देखना है देखिए, आप देखोगे कि प्रोटीन इंटेक कौन कर रहा है? जिसके पास कुछ पैसा है
यानी जिसके पास पैसा है वो प्रोटीन इंटेक कर रहा है। क्या गरीब को कभी आपने अंडे खाते हुए देखा है? क्या एक गरीब आदमी अंडे खा पाएगा? क्या इंडिया में मिड डे मील में जो अंडे की बात की गई है, क्या उसको बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाना आसान होगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अंडे सस्ते तो आते नहीं है, प्रोटीन इंटेक सस्ता तो होता नहीं है। प्रोटीन के लिए पैसे लगते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो उसको फुलफिल करने के लिए आपकी जो इनकम होनी चाहिए ना, वो अच्छी होनी चाहिए। एक जनरल पर्सपेक्टिव मैं आपको बता रही हूँ, आपकी जो इनकम होनी चाहिए बहुत हाई होनी चाहिए। 15,000 रुपए कमाने वाला आदमी क्या एग्स खाएगा? क्या प्रोटीन इंटेक पूरा हो पाएगा? तो इस ऑप्शन का कोई रेलेवेंस है यहाँ पे? आप खुद सोचो कि क्या ये ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए? क्या ये ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए? जब मैं ये फोर्थ ऑप्शन गलत कर दूंगी तो मेरा एक ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास ऑप्शन बचते हैं फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलो, ये समझ आया ना? यहाँ पे कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है? ऑक्यूपेशन इज मेनली एग्रीकल्चर। आज भी सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये इन सब में हम ग्रोथ कर रहे हैं, बट स्टिल हमारा मेन ऑक्यूपेशन अगर आप देखोगे गांव में अभी भी एग्रीकल्चर है। दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए। हालांकि ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कवर करेंगे, बट अभी यहाँ थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि ये प्रच्छन्न यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी कौन सी है, ठीक है? एक खेत है, मान लीजिए, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ऊपर एग्रीकल्चर था तो वहीं से ये एक खेत का टुकड़ा है। यहाँ पे बेसिकली ये खेत 1 हेक्टेयर का टुकड़ा है खेत का। यहाँ पे मान लीजिए 100 किलो, आई थिंक मैं शायद ज्यादा बोल रही हूँ, 100 केजी यहाँ पे वीट ग्रो होता है, ठीक है? अब क्या हुआ कि यहाँ पे 4 भाई हैं। इस जो खेत के ओनर्स हैं, ओनर जो है उसके 4 बेटे हैं, यानी ए पर्सन इसका ओनर है, इसके 4 भाई हैं, बस सॉरी 4 बेटे हैं, BCDE, ठीक है? अब क्या होता था कि जब इसके ये बच्चे नहीं थे तब भी ये अकेला इतनी ही ग्रोथ करता था। इसके बच्चे हो गए, वो भी खेती में इंडल्ज हो गए और वो भी इतना ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि अकेला ए पर्सन उतना ही प्रोडक्शन कर रहा था, अभी 4 लोग और आ जाने से प्रोडक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि प्रोडक्शन कुछ बढ़ा नहीं, बल्कि ये 4 लोग यहाँ पे जाके इनपुट तो दे रहे हैं बट कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये काम तो कर रहे हैं बट इनको इनके हिस्से का पैसा मिल रहा है क्या? उतना अमाउंट, उतना वेज इनको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनका प्रोडक्शन तो उतना ही है। तो इसका मतलब ये चारों लोग पता है क्या है? ये चारों लोग आते हैं छिपी हुई बेरोजगारी के अंदर, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि डिस्गाइज्ड बेरोजगारी, यानी ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो दिखाई नहीं देता। हमें लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, बट इन एक्चुअल जब हम मॉनेटरी बेसिस पे बात करते हैं, जब हम मॉनेटरी मॉनेटरी बेसिस पे जब हम मतलब लाइक पैसों के अमाउंट में बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा होता है, ठीक है? तो आपको ये समझ में आया कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? तो ये भी इंडिया में है, सॉरी, ये भी इंडिया में है, ठीक है? दूसरा है पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। पुअर पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, आप अपने आसपास ऐसे कितने ही लोग होंगे जो हाईली क्वालिफाइड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बट उनको उतना उस लेवल का वेज नहीं या फिर उस लेवल की सैलरी नहीं मिल रही जिस लेवल की सैलरी वो डिजर्व करते हैं। इसको हम कहते हैं स्किल्ड मिसमैच, ठीक है? स्किल्ड तो है, स्किल तो है, बट काम नहीं मिल पा रहा है उतना अच्छा। यानी कि एक बीटेक पास, एमटेक पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन क्लरिकल जॉब कर रहा है बैंकिंग का। दैट मीन्स कि उसकी वो क्वालिटी, उसकी वो क्वालिफिकेशन हायर है, बट स्टिल वो काम क्या कर रहा है? लोअर काम कर रहा है। यानी कि हमारे इंडिया में जो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल है, उसका फॉर्मेशन, उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं किया जा रहा, स्किल नहीं है। एआई, और अभी जिस तरीके से एआई है, जेन एआई है, चैट जीपीटी और ये सब रोबोटिक्स है, ये सब चीज़ें आने के बावजूद भी आप देखो कि टीसीएस ने अभी रिसेंटली कितना ले ऑफ किया था। तो स्किल्ड मिसमैच की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको प्रॉपर जो सैलरी है, आपको उतना आपको आउटपुट नहीं मिल पाता है, ठीक है? तो तीनों ऑप्शन इंडिया के
उसमें रेफरेंस में करेक्ट है। ठीक है, यानी कि मुख्य व्यवसाय कृषि है, प्रचंड बेरोजगारी है, मानव पूंजी की खराब गुणवत्ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलप्ड। देखो मैंने अभी बताया कि रिसेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको विकासशील कहेंगे, ठीक है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री कहेंगे, सॉरी इसको हम डेवलपिंग कंट्री कहेंगे। ठीक है, अब बैकवर्ड और स्टेगनेंट क्या होती है कि ना तो इंपोर्ट हो पा रहा है इसका किसी के साथ, ना एक्सपोर्ट हो रहा है, सब कुछ एकदम ऐसे बंद पड़ा है। ठीक है, डेवलपिंग जैसे मैंने बताया रिसेंटली, अंडर डेवलप्ड में डिफाइन कर चुकी हूँ और डेवलप्ड भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, डेवलप्ड का एग्जांपल हो जाएगा यूएसए, अंडर डेवलप्ड को आप घाना डाल सकते हो बाकी डेवलपिंग में आप इंडिया को बोल ही सकते हो, और अभी ये बैकवर्ड में आप पाकिस्तान को डाल सकते हो, क्योंकि अभी ये FATF की जो ग्रे लिस्ट आती है ना, उसमें इसको जैसे ही ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तो इसका हाल यही हो जाएगा। ठीक है, ओके, इनमें से कौन सही ढंग से बताता है कि भारत एक अविकसित अर्थव्यवस्था है? आय का असमान वितरण, यानी कि इनकम जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, उच्च निर्भरता अनुपात, यानी कि हाई डिपेंडेंसी। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, ये रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं इसको। तो इसका पहला ऑप्शन हमने पढ़ा था, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इंडिया में। ठीक है, दूसरा डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ज़्यादा है, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक इंक्रीज इन नेशनल इनकम, और बैंकिंग हैबिट्स चेंज कर देने से या बैंकिंग पैटर्न या फाइनेंशियल सेक्टर का कोई कोरिलेशन नहीं है एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में। तो दैट मीन्स कि इसका आंसर 1 2 3 होना चाहिए। ओके, ई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? श्रम की कम उत्पादकता, कम प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निर्माण की दर कम दर, और प्राकृतिक संसाधनों का अभाव। ओके, इंग्लिश में पढ़ते हैं कि नॉट। मैंने हमेशा कहा है कि क्वेश्चन के ना ढंग से एक बार पढ़ लो, नहीं समझ में आ रहा ना, 2 बार पढ़ लो। कीवर्ड्स पता होना चाहिए। नहीं है मतलब नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है, लो पर कैपिटा इनकम, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या आपको लगता है कि इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी है? आपको लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अब देखें, थोरियम जैसा भी मिनरल हमारे यहाँ पे मिलता है, बस उसका हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है। तो आपको लगता है कि इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है? नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है, क्या आपको लगता है कि ये सही होना चाहिए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो ये इंडिया की विशेषता नहीं है, यानी कि लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है हमारे यहाँ पे। इंडिया में अच्छे खासे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। बाकी के 3 ऑप्शन देख लेते हैं कि लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ऑफ कोर्स ही बात है, मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपके साथ स्किल्ड मिसमैच की बात करी थी कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम है हमारे यहाँ पे। बेसिकली एक ह्यूमन जितना कमाना चाहिए, जितना उसको परफॉर्म करना चाहिए, वो उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस उतनी नहीं है उसके कैलिबर के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट, लो पर कैपिटा इनकम। जब प्रोडक्टिविटी कम होगी, मान लीजिए प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो फिर आप सोच के देखो ना कि प्रोडक्टिविटी कम है, तो इसकी वजह से, या फिर मैं ऐसे इसको हमेशा लो को ऐसे शो करती हूँ, आगे वाली क्लासेस में भी ध्यान रखना, ये लो का सिंबल है। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी होगी तो इसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम होगी, ठीक है, पर कैपिटा जो इनकम होगी वो भी तो कम होगी ना, वो भी तो कम होगी, वो भी तो लो होगी। कैसे पॉसिबल है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाए? जब पर कैपिटा कम है, मेरे पास उतना पैसा ही नहीं है, मेरे पास उतना अमाउंट नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा कहीं पे कर सकूँ, तो क्या जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो अच्छा हो पाएगा? बताइए, कैपिटल फॉर्मेशन क्या पॉसिबल है कि अच्छा हो पाए? नहीं, ये भी लो होगा। सोचो ये एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, ठीक है, तो इस सर्कल में क्या है कि जितना आपका जो श्रम है उसकी उत्पादकता कम होगी, उतना ही आपकी प्रति व्यक्ति आय कम होगी, और जितनी प्रति व्यक्ति आय कम होगी, उसकी जो पूंजी निर्माण की ताकत है, पूंजी निर्माण की जो दर है, वो उतनी ही कम होती जाएगी। तो ये सब तीनों फैक्टर्स, तीनों चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। ओके,
नेक्स्ट, इनमें से कौन सी आर्थिक गतिविधि नहीं है? दैट मीन्स नॉट नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब हालांकि आपको आंसर पता ही होगा, समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है, आपने कुछ बेसिकली कुछ वर्क किया, आपने कुछ वर्क करने के बाद कुछ प्रोडक्टिव चीज़ की आपने, उस प्रोडक्टिविटी की वजह से आपको कुछ इनकम जनरेट हुई, उस इनकम जनरेट करने की वजह से आपने कहीं तो उसको सेव किया, या हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो, और उस इन्वेस्टमेंट से आपके कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, दीज ऑल टर्म्स आर कोरिलेटेड। तो इसका मतलब आपने कुछ तो परफॉर्मेंस दी, यानी कि आपने नेशनल इकोनॉमी में कुछ पार्टिसिपेट किया इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज, हम हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में ही बात करते हैं, मॉनेटरी वैल्यूज। ओके, तो आप मुझे बताओ, फार्मिंग की मैंने, मान लीजिए मैंने गेहूं उगाए, गेहूं को बेच के मैंने मार्केट में पैसा कमाया, तो मॉनेटरी टर्म्स में कुछ तो मेरे पास आया, मॉनेटरी वैल्यूज यहाँ पे मेरे फुलफिल हुए। यस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब मैंने बेसिकली ट्रेन के थ्रू गुड्स को भेजा। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा, या फिर मैंने एक सिटी से दूसरे सिटी भेजा, तो भी ट्रांसपोर्टेशन में मेरा कुछ तो मॉनेटरी वैल्यू एड ऑन हुआ होगा। सर्विस, लाइक मैं टीचिंग एज अ प्रोफेशन काम कर रही हूँ, मैं एज अ टीचर काम कर रही हूँ, मैं सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रही हूँ, इससे कुछ मुझे मॉनेटरी वैल्यूज में प्रॉफिट हुआ, तो मैंने कुछ तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की ना। तो ये तीनों चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब बात करते हैं वॉलंटरी सोशल सर्विसेज। ठीक है, ओके, तो नेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल सर्विसेज। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल सर्विसेज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि जो वॉलंटरी सर्विसेज होती हैं, जो स्वैच्छिक आप अपने तरीके से जो काम कर रहे हो, यानी स्वैच्छिक समाज सेवा होती है, ये कोई इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं काउंट होती, क्योंकि ये क्या होता है, एक तरीके से एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है जो कि समाज सेवा यानी कि एनजीओज वगैरह इनसे कोरिलेटेड होता है। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल सर्विसेज का मानना है कि वॉलंटरी सोशल सर्विसेज किसी भी तरीके से कोई इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट नहीं करते, क्योंकि इनका जो मोटिव होता है ना, इनका मोटिव बड़ा सिंपल है कि ये समाज सेवा के बारे में बात करते हैं, और समाज सेवा कभी भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होती। ठीक है, समाज सेवा कभी भी प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से नहीं की जाती, वो की जाती है अपलिफ्टमेंट के लिए, मतलब आप लोगों का अपलिफ्टमेंट कर पाओ उसके पर्पज से की जाती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक तत्व है? दैट मीन्स कि नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट है। ठीक है, सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पूंजी संसाधन, यानी कि सोशल बिहेवियर, नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज। देखो एक बात ध्यान से समझो, इकोनॉमिक एक्टिविटी की जब भी मैं बात करूं, तो उसमें कुछ मॉनेटरी वैल्यूज ऐड होनी चाहिए, यानी कि मैं अगर बात करूं कुछ अमाउंट, यानी कि कुछ अमाउंट जनरेशन होना चाहिए, कुछ आपके पास कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ लो बस आप, कि आपने भले कुछ भी किया, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी तभी काउंट होगी। मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल आपने साइकिल से जो है कोई सामान इधर से उधर पहुंचाया और उसके बदले में आपने पैसे लिए। ठीक है, उसके बदले में आपने क्या किया, मॉनेटरी वैल्यूज में बात की कि आपने कहा 10 रुपए लूंगा। ठीक है, तो वो 10 रुपए जो है ना, वो आपका कैपिटल फॉर्मेशन है, आपने कुछ तो इकोनॉमिक वैल्यू में पार्टिसिपेट किया, मॉनेटरी वैल्यूज में बात की। तो इतना समझ लो कि जब भी इकोनॉमिक एलिमेंट की बात होगी, तो वहां पे मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन है अबाउट नॉन इकोनॉमिक, यानी कि मॉनेटरी वैल्यूज की कोई बात ही नहीं हो रही है। अब मुझे बताओ, सोशल बिहेवियर, नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, कैपिटल रिस्क। कैपिटल रिसोर्सेज तो सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है कि मॉनेटरी वैल्यू से रिलेटेड है, तो पहला ऑप्शन, ये डी ऑप्शन तो नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी, एनर्जी रिसोर्सेज, लाइक एनर्जी रिसोर्सेज को जब आप सोल्ड करोगे, तो कुछ तो आपके पास मॉनेटरी वैल्यूज आएंगे,
तो ये भी नहीं होगा। नेचुरल रिसोर्सेज को आप एक्सट्रैक्ट करते हो, फिर आप उसको मार्केट में बेचने जाते हो, तो आप क्या कर रहे हो? इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कर रहे हो, तो बेसिकली ये भी नहीं होगा। ये बचा सोशल बिहेवियर। देखो नॉन इकोनॉमिक में, मतलब नॉन इकोनॉमिक में और क्या आता है, ठीक है, बताने को तो मैं सीधे सीधे बोल दूं कि सोशल बिहेवियर इसका आंसर है, बट नॉन इकोनॉमिक में और क्या क्या आएगा? एक तो आपका सोशल बिहेवियर हो गया। सोशल बिहेवियर से कभी भी क्या आपको कोई मॉनेटरी फायदा हो रहा है? देखो वो अलग है कि आप सोशल बिहेवियर अच्छा है तो चार लोगों ने आपके काम के लिए मना नहीं किया और आपका कोई काम अटका हुआ तो वो हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये हमारे सोशल बिहेवियर वगैरह नॉन इकोनॉमिक, यानी कि ये हमारी क्वालिटीज हैं, क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। दीज आर आर क्वालिटीज, ठीक है, क्वालिटीज की बात हो रही है यहाँ पे। रिलीजियस बिहेवियर है किसी का, मान लीजिए, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा बेसिकली कम्युनिस्ट जैसा है, ठीक है, उसका थॉट प्रोसेस उस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, जो आपकी क्वालिटी शो करती हैं, उनको हम नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट्स में डालते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सरकार द्वारा पहचाने गए आर्थिक सुधारों की दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? दैट मीन्स नॉट पार्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखो सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक जब रिफॉर्म्स हुए थे तो उसमें कौन सी चीज इसमें पार्टिसिपेट नहीं की गई थी? पहला है तेल क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, कानून प्रणाली में सुधार, सरकारी और सार्वजनिक संसाधनों में सुधार। भले आपको ये क्वेश्चन ना आता हो, बट ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, ये पीसीएस में पूछा गया है, आई थिंक 2024 समथिंग कुछ का है। भले आपको नहीं पता, आपको इतना तो पता है कि मैंने इकोनॉमिक का मतलब आपको कुछ मॉनेटरी प्रॉफिट्स होगा ऐसा बताया आपको। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है ना, यानी कुछ मॉनेटरी फायदा होना चाहिए। ऑयल सेक्टर रिफॉर्म्स मॉनेटरी इकोनॉमिक से जुड़ा होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स जुड़ा होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। ये लीगल शब्द पे ध्यान दो आप, लीगल, लीगल मतलब कानूनी प्रणाली। जुडिशरी क्या काम कर रही है यहाँ पे? हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ना कि जुडिशरी के बारे में बात कर रहे हैं। हम कानूनी तरीके से अगर, मतलब हमें लीगली कानूनी तरीके से अगर कोई प्रणाली में सुधार करना है तो वो चीज़ तो हम कहाँ करेंगे? वो चीज़ तो हमारा पॉलिटी का पार्ट होना चाहिए, तो वो इकोनॉमी का पार्ट कैसे है? तो कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा, आपको आंसर नहीं भी पता है, ठीक है, कि सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे, बट स्टिल यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली ऑन बेसिस ऑफ द कीवर्ड्स लाइक लीगल। लीगल मतलब जुडिशरी भाई क्या काम कर रहा है, वो तो पॉलिटी का पार्ट है, यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। बाकी जब ये सेकेंड जनरेशन के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, इसमें आपका ऑयल ये भी इन्वॉल्व था, पब्लिक सेक्टर की चीज़ें इन्वॉल्व थी। इसके अलावा जो तो आपके गवर्नमेंट और पब्लिक ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे रिलेटेड रिफॉर्म्स भी किए गए थे, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। विकास का भारतीय मॉडल इनके, ओके यही 16 क्वेश्चन। ये जो, हाँ, ये जो विकास का भारतीय मॉडल है इनके हितों को सुनिश्चित करता है। व्यक्ति, राज्य, राज्य और व्यक्ति दोनों, इनमें से कोई नहीं। Question is about Indian model of development ensures interest of person, state and person both, none of the above। यानी कि अगर मुझे डेवलपमेंट की बात करनी है तो आप थोड़ा सा ना इसको समझने की कोशिश करो। क्या किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट से देश का डेवलपमेंट हो सकता है? क्या सिर्फ किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट से, क्या सिर्फ किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट से स्टेट का डेवलपमेंट हो सकता है? या फिर क्या किसी स्टेट के डेवलपमेंट से सिर्फ व्यक्ति का डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। दोनों ही यानी कि पर्सन भी और स्टेट भी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब इसको थोड़ा सा ना इंडियन मॉडल के साथ कनेक्ट करते हैं कि इसका ऑप्शन सी ही क्यों है। मैंने आपको स्टार्टिंग से मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ाई,
बराबर। इसमें मैंने आपको बोला ये कॉन्फ्लुएंस है पब्लिक एंड प्राइवेट का, बराबर है। पब्लिक में मैं बोलती हूं कि स्टेट आता है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। प्राइवेट, प्राइवेट मतलब पर्सन ओरिएंटेड, यस या नो? पर्सन ओरिएंटेड यानी कि इंडिविजुअल। मैंने शायद आपको, जब मैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको तब ये बोला था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो होती है वहां पे इंडिविजुअल और ट्रेड ये दोनों सरकार के दायरे से बाहर रहते हैं, इतना मैंने आपको बोला था। तो अब अगर मैं इसी चीज को यहाँ देखूं तो मिक्स्ड इकोनॉमी, पब्लिक दैट मीन्स स्टेट और प्राइवेट दैट मीन्स पर्सन, पर्सन बोले तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बोले तो व्यक्ति। सो यहाँ पे इंडियन मॉडल में जो डेवलपमेंट है उसमें दोनों लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, यानी स्टेट भी आता है और पर्सन भी आता है, ठीक है। यानी कि पर्सन को भी अपना इंडिविजुअलिज्म के तरीके से काम करने की आज़ादी है, स्टेट को भी है, दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पूरक हैं, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अब देखिए ये वाला जो टॉपिक था, ये आप जब घटना चक्र खोलेंगे तो ये जो पहला वाला है, सबसे पहला वाला पॉइंट था वो मैंने आपको खत्म करा दिया। इसमें हालांकि क्वेश्चन और भी हैं बट वही रिपीटेशन है, लाइक मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है उसको बार बार 4 से 5 बार क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा अभी आज के लिए टॉपिक खत्म हो गया है। होप्स हो कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड कमेंट, और जिन्होंने लास्ट तक देखा है थैंक यू सो मच, ठीक है। आगे भी हम इसी तरीके से घटना चक्र को सॉल्व करने वाले हैं और कल के सेशन में हम जो है नेशनल इनकम वाला टॉपिक सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाते हुए जाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू सो मच।